हेलो एवरीवन, मैं ममतेज गुप्ता। आज देखेंगे 6th क्लास एनसीईआरटी चैप्टर 5। और अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो उसमें ये चैप्टर नंबर दे रखा होगा आपका चैप्टर नंबर 6, क्योंकि एक चैप्टर जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें नहीं है, क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी में है। तो आपके पास जो भी बुक है आप उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए। इससे पहले मैंने इसी बुक के आपके 6th क्लास की पॉलिटिकल साइंस के 4 चैप्टर पहले कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और ये जितनी भी प्लेलिस्ट है ये सभी मैंने पढ़ाई है, और इन सभी प्लेलिस्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, हमारे भारत का प्रशासन देखने को मिल रहा है हमें इस 6th क्लास की एनसीईआरटी में। तो हमने पहले पढ़ा कि जो प्रशासन है वो किस तरह से बटा हुआ है। सबसे पहले वाले चैप्टरों में हमने पढ़ा था कि भारत ने क्या कर रखा है कि अपने प्रशासन को बांट रखा है, क्योंकि एक व्यक्ति पूरे भारत का शासन नहीं देख सकता। तो उन्होंने कैसे बांट रखा है, केंद्र का शासन अलग है, फिर केंद्र के बाद सभी राज्यों का प्रशासन अलग होता है, ठीक है, और उसके बाद होती है स्थानीय सरकार। तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार में कौन सा पढ़ा था, पंचायती राज, ठीक है। तो पंचायती राज मेनली किसके लिए होता है, गांव के लिए होता है, ठीक है। पंचायती राज कहाँ चलता है, गांव में चलता है ना। तो हमने देखा था कि गांव में किस तरह से पंचों का चुनाव होता है, क्या होता है, किस तरह से पंच चुने जाते हैं, ये सारी चीजें देखी थी। और गांव का विकास कैसे होता है, गांव के विकास पे चर्चा कैसे होती है, पैसा कहाँ से आता है, पंचायत के पास कहाँ कितना खर्च करती है, ये सभी हमने पिछले चैप्टर में देखा था, है ना। अब इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि गांव का प्रशासन कैसे चलता है। आपने विकास तो देख लिया, पंचायती राज क्या है, गांव का विकास करना ही तो है। अब हम देखेंगे गांव का प्रशासन। अब देखिए, आपकी ही बुक में एक कहानी दे रखी है जिससे कि आप अच्छे से समझ सके। एक है मोहन और एक है रघु। तो जो मोहन है वो थोड़ा गरीब टाइप का लड़का है, मतलब व्यक्ति है, और जो रघु है वो खानदानी रईस टाइप का है, क्योंकि जो रघु है उसके चाचा वगैरह सरपंच रह चुके हैं, यानी कि प्रधान रह चुके हैं गांव के, ठीक है। तो वो थोड़े अच्छे घर से है। अब जो रघु है, अब थोड़ा सा अहंकार आ जाता है कि हमारे चाचा प्रधान रह चुके हैं, हमारे पास समृद्ध है, हमारे पास नौकर चाकर है। तो उसने क्या किया कि जो रघु ने क्या किया, जो मोहन था, ठीक है, मोहन कैसा था, मोहन था आपका गरीब, ठीक है। मोहन कैसा था, मोहन था गरीब। और उसने क्या किया, उस मोहन की खेत की मेड़ जो थी उसको तोड़ के आगे बढ़ा लिया। आप जो शहर के बच्चे हैं वो समझ नहीं पाएंगे मेड़ क्या होता है, तो मैं आपको समझाती हूँ कि जैसे शहरों में हर किसी व्यक्ति का अलग मकान होता है या प्लॉट होता है ना, ये तो आप समझते हो। उसी तरह से गांव में रहने वाले लोगों के लिए घर होता है, और जो जिस जमीन के टुकड़े पे वो खेती करते हैं उसको खेत बोलते हैं। तो खेत की जो बाउंड्री होती है उसको क्या बोलेंगे, मेड़ बोलेंगे। अब मान लीजिए मोहन है ये, ठीक है, ये मोहन है, और मोहन का जो खेत है वो इस तरह से है, ठीक है। कैसे भी हो सकता है, ट्रेंगल भी हो सकता है, चौकोर भी हो सकता है, आड़ा तिरछा भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है ना। वो तो उस खेत पर डिपेंड करता है कि वो खेत कैसा है। पर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ कि मेड़ क्या होती है। अब देखिए, जो खेत की जो बाउंड्री है, ठीक है, ये वाली जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है ये होती है मेड़। इसको गांव की स्थानीय भाषा में बोलते हैं मेड़, ठीक है, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, बाउंड्री, ठीक है। तो ये बाउंड्री है। अब इससे ही लगे हुए किसके खेत है, इससे ही लगे हुए रघु के खेत है, ठीक है। अब ये अगला वाला रघु का खेत है, ठीक है, ये वाला कौन सा है, ये रघु का खेत है, ये वाला मोहन का खेत है। अब रघु ने क्या चालाकी करी कि जब मोहन नहीं था खेत पर, तो उसने इस मेड़ को यहां से हटाकर यहां तक कर लिया, यानी कि अपने खेत को बड़ा कर लिया और मोहन के खेत को छोटा कर दिया, ठीक है। अब जब मोहन आया खेत पर, उसने देखा कि मेरी जो खेत की मेड़ है, जो बाउंड्री है, वो अपने स्थान से आगे खिसक गई है। मतलब मेरा खेत छोटा हो गया है, उसका खेत बड़ा हो गया है। क्योंकि जो लोग डेली दिन में 2-3 बार खेतों पर जाते हैं, खेतों में काम करते हैं, तो उनको पता रहता है मेरी बाउंड्री कहाँ तक है, उसकी बाउंड्री कहाँ तक है। तो उसने देखा कि उसने जो खेत है वो घेर लिया है। उसने जाके बोला कि भाई आपने गलती से हमारा ये मेड़ आगे बढ़ा ली है, तो आप इसको जहां थी वहीं कर दीजिए, वरना तो गलत बात है ये। ऐसे जाके उसने बोला। अब जो रघु था, रघु की ईगो हो गई हर्ट। वो बोला कि भाई मेड़ बिल्कुल सही है,
यानी कि जो खेत की बाउंड्री है वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तेरे को गलतफहमी हुई है और अपने घर जाओ। अब वो मोहन मानने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि सच में मोहन जो बात कह रहा है वो ठीक है। अब इस पे झगड़ा हो गया ज्यादा, तो रघु ने क्या किया, अपने ही नौकरों से मोहन को पिटवा दिया। अब गांव के और लोग आ गए, उसकी पिटाई ज्यादा हो गई, उसकी चोट लग गई हाथ पैरों पर, सर पर। अब जो मोहल्ले वाले थे, लड़ाई उन्होंने शांत करा दी। अब जब लड़ाई शांत करा दी तो कुछ लोगों ने सलाह दी कि भाई इसके लिए तुम्हें थाने में जाना चाहिए, कि इन्होंने तुम्हारे साथ गलत मारपीट की है, ऐसे मतलब बात बात कर रहे थे आराम से, तो मारपीट नहीं करनी चाहिए थी। तो फिर वो लोग जाते हैं थाने। ठीक है, बहुत सारा वाद विवाद होता है, उसके बाद वो लोग थाने जाते हैं कि थाने में आपको ये शिकायत करनी चाहिए। अब देखिए, जो गांव होता है, ठीक है, किसी भी गांव, जो गांव होता है उसके लिए निर्धारित होता है कि कौन से थाने में जाओगे आप। ऐसा नहीं है कि आप यूपी के किसी गांव में रह रहे हैं तो उसकी जो रिपोर्ट है, आपके साथ कोई मारपीट कर रहा है, आपके साथ कुछ गलत काम कर रहा है, तो उसकी रिपोर्ट आप कहीं और नहीं लिखवा सकते हो। जिस गांव में आप रह रहे हो उस गांव का ही कोई एक थाना होगा जिसमें आप उस गांव उन लड़ाई झगड़ों की रिपोर्ट लिखवाएंगे। ठीक है, तो हर गांव के लिए निश्चित होता है और सबको पता होता है कि हमारे गांव की जो समस्या है वो कौन से थाने में जाएगी। ठीक है, वहां के जो स्थानीय लोग होते हैं उनको पता होता है कि इतने मतलब पहले से ही फिक्स होता है कि इन गाँव का जो लड़ाई झगड़े होंगे ये वाला थाना देखेगा, इन गाँव के जो लड़ाई झगड़े होंगे वो ये वाला थाना देखेगा। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या किया, वो जो उनके अधिकार मतलब जो उनके क्षेत्र में आ रहा था थाना, उस थाने में वो गए। ठीक है, अब गए, अब देखिए थाने में कौन कौन होता है। थाने में होता है इंस्पेक्टर, होता है थाने में, जो थाने का एक तरह से जो प्रशासन है उसके हाथ में होता है, इंस्पेक्टर के हाथ में। उसके नीचे होता है थानेदार, बोलते हैं उसको, या दरोगा बोलते हैं, या उसको सब इंस्पेक्टर भी बोलते हैं। ये वाला इंस्पेक्टर है, ये वाला सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर यानी कि इंस्पेक्टर से छोटी वाली रैंक है, लेकिन इसको कई बार जो गांव देहात में लोग थानेदार भी बोलते हैं और कुछ लोग दरोगा भी बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों का मतलब एक ही है। अब वो गए, उन्होंने बोला थानेदार जी से कि भाई आप हमारी रिपोर्ट लिख दो। अब उन्होंने भाप लिया देख के कि अरे ये तो गरीब सा आदमी है, इसकी क्या रिपोर्ट लिखनी है। उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसी छोटी मोटी बात की रिपोर्ट रखने की टाइम नहीं है, आप यहाँ से जाओ। तो जब गांव के कई लोगों ने बोला, प्रेशर डाला कि नहीं हमारे सामने लड़ाई हुई थी, हमने देखा इसको मारते हुए, तो फिर उन्होंने जो रिपोर्ट थी वो दर्ज कर लिया। उन्होंने बोला कि हम हवलदार को भेजेंगे कि जो आप बात कह रहे हो वो सही है एक्चुअल में या नहीं है। ठीक है, तो उसकी जांच के लिए उन्होंने बोला हवलदार को भेजेंगे। हवलदार को क्या बोलते हैं हम, कांस्टेबल बोलते हैं। और जो थाने की सबसे छोटी रैंक होती है थाने पे, जो आप जैसे आप 6 क्लास के बच्चे देख रहे हैं तो उनको लगता होगा पुलिस तो सारी जैसी, पुलिस एक जैसी है, लेकिन एक जैसी नहीं होती पुलिस। पुलिस में भी क्या होती है, रैंक होती है। जैसे आपके स्कूल में रैंक होती है ना, कि ये मैम है, ये प्रिंसिपल मैम है, प्रिंसिपल मैम की ऊंची रैंक होती है ना, उनको उनका ओहदा बड़ा होता है। उसके ऊपर आपके जो स्कूल के और भी मतलब और अधिकारी होते हैं जो चेकिंग करने आते हैं स्कूल की बार बार। आपने कभी देखा होगा कि हाँ आज चेकिंग वाले आए हैं, वो आपसे पूछताछ करते हैं कि टीचर सही पढ़ा रहे हैं या नहीं। उस तरह से जो चीजें होती है ना, तो उसी तरह से क्या होता है, पुलिस थाने में होता है। तो इंस्पेक्टर होता है, थानेदार होता है। इंस्पेक्टर चेक करता है थानेदार सही काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, और थानेदार देखता है कि हवलदार सही काम कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो इस तरह से इनकी रैंक होती है। अब उन्होंने बोला दरोगा जी ने कि ये हवलदार जाएंगे और देख के आएंगे। अब ये हवलदार देख के आए, उन्होंने पकड़ा जिसकी भी गलती है, उन्होंने मुकदमा दर्ज कर लिया। ठीक है, और इस मारपीट की जो सुनवाई है, अब उसे कौन देखेगा, उसे जज साहब देखेंगे। ठीक है, ये एक अलग मामला हो गया। अब ये जो हवलदार जाएगा यानी कांस्टेबल जाएगा गांव में, तो उसको पता चली जाएगा जब 10-12 लोगों से अलग अलग से पूछेगा कि क्या मामला था, क्या सच में ऐसे मारपीट हुई थी, क्या इन्होंने इसको मारा था, है ना। तो फिर वो लिख के ले जाएंगे और बोलेंगे हाँ ये सही है। और बाद में पुलिस किसको पकड़ के लेके आएगी, बाद में पुलिस पकड़ के लेके आएगी रघु को, रघु के खिलाफ मुकदमा दायर किया जाएगा। ठीक है, आगे ना आपको बात समझ में। तो ये तरीका होता है पुलिस थाने का काम करने का। और हर गांव का फिक्स होता है कि ये इस गांव इन गांव का जो थाना है वो ये है। ठीक है, और जनसंख्या के हिसाब से होते हैं ये भी। ऐसा नहीं है कि एक
गाँव का एक थाना होगा। तो देख लेते हैं, अगर छोटे छोटे गाँव हैं तो कई सारे गाँव का एक थाना होता है, ठीक है। अगर बड़े बड़े गाँव हैं तो 2-3 गाँव का ही एक थाना होता है। तो ये क्या होते हैं, जनसंख्या के हिसाब से होते हैं, ठीक है। अब ये चीज समझ में आ गई ना आपको। अब एक दूसरी बात कि ये तो बात हुई मारपीट की, ठीक है, कि उसने मारा तो उसको न्याय मिलना चाहिए कि भाई उसको ऐसे नहीं मारना चाहिए था। एक दूसरी बात अभी रह गई, कौन सी बात रह गई, कि उसने खेत, उसका खेत की जो बाउंड्री थी, जो मेड़ थी, उसने क्या किया था, उस बढ़ा ली थी। तो उसका भी तो मुकदमा डलना चाहिए ना। अब उसका मुकदमा कैसे डलेगा, वो आपको मैं बताती हूँ कि जो, देखिए पहले हम यहां देख लेते हैं। मैंने आपको पिछले चैप्टरों में क्या बताया था, भारत है, भारत में क्या है, एक केंद्र है, यानी कि राजधानी है, कौन है, दिल्ली है। दिल्ली से पूरे देश का प्रशासन चलता है, ठीक है। उसके बाद जो केंद्र है उसने जो देश है उसको राज्यों में बांट रखा है। देखो बहुत सारे राज्य हैं हमारे देश में, आपको दिख रहा होगा, तेलंगाना है, मध्य प्रदेश है, आपका सॉरी महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, इतने सारे राज्य हैं। तो केंद्र ने क्या कर रखा है, भारत को राज्यों में बांट रखा है, ठीक है। और राज्य किस में बटे हुए हैं, वो जिलों में बटे हुए हैं। यानी कि जैसे मध्य प्रदेश है वो अलग अलग राज्यों में बटा हुआ होगा, इस तरह से, सॉरी अलग अलग जिलों में बटा होगा, इस तरह से, ठीक है। अगर आप यूपी में रहते हैं तो यूपी भी बटी होती है जिलों में। अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो दिल्ली भी आपकी जिलों में बटी हुई है। दिल्ली में भी 3-4 जिले हैं, ठीक है, मुझे फिक्स नहीं पता है, 3 या 4 जिले हैं पूरी दिल्ली में, जबकि दिल्ली छोटी सी है, जब भी इसमें 3-4 जिले हैं। तो जो वो है होता है आपका राज्य, वो जिलों में बटा होता है। और जिले किसमें बटे होते हैं, जिले बटे होते हैं उपखंडों में, या उसको हम बोलते हैं तहसील, या हम उसको बोलते हैं तालुका, ठीक है। सबका मतलब एक ही है, उपखंड, तहसील या तालुका का मतलब क्या होता है, एक ही होता है, ठीक है ना। इन सारे शब्दों का मतलब एक ही है। अब देखिए, जो उनका जो विवाद चल रहा था जमीन के ऊपर, कि उसने उसकी मेड़ हटा दी थी, तो अब वो क्या करेगा कि अब वो यहाँ पर मुकदमा दायर करेगा तहसील में, कि भाई जो रघु है उसने मेरी जो मेड़ है वो हटा दी है ना, या मेरा खेत छोटा कर दिया है, उसने अपना खेत बड़ा कर लिया है ना। तो अब उसकी मामले की जांच होगी, ठीक है। अब देखो मैं तहसील का बताती हूँ थोड़ा सा आपको, तहसील का क्या होता है, आपको समझ में आ गया ना, तहसील कौन सा स्तर है। देखो भारत है, उसमें केंद्र है, केंद्र क्या है, केंद्र ने क्या कर रखा है, भारत को कई सारे राज्यों में बांट रखा है, 28 राज्यों में, और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट रखा है। उसके बाद जिलों में बांट रखा है, और जिलों को किसमें, उपखंडों में, या उसमें बांट रखा है, तहसीलों में। अब हम बात कर रहे हैं तहसील की, ठीक है। सबसे छोटी इकाई कौन सी है प्रशासन की, तहसील हो गई। अब तहसील में बांट रखा है, तहसील में कौन होता है, एक पीसीएस अधिकारी होता है, जिसको आम भाषा में एसडीएम बोलते हैं, ठीक है। और एसडीएम से नीचे कौन होता है, तहसीलदार होता है। और तहसीलदार से नीचे पटवारी, लेखपाल, कानूनगो या ग्रामीण अधिकारी, इसका मतलब एक ही है, जहां जहां स्लैश लगा हो वहां उसका मतलब होता है एक ही होता है। और अगर आप सीटेट की या एसएससी की या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको ये सारे नाम याद होने चाहिए, ठीक है। ये जो स्लैश डाल डाल के मैं नाम लिखती हूँ, मेनली उन फ्रेंड्स के लिए लिखती हूँ जो किसी भी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कभी ये देगा, कभी ये देगा, कभी एग्जाम में ये देगा, कभी ये देगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप हिंदी से हैं तो आपको ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि हिंदी में ज्यादा शब्द होते हैं एक ही बात के, ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि पटवारी, लेखपाल, कानूनगो या ग्रामीण अधिकारी बात एक ही है, सबका मीनिंग एक ही है, ठीक है, अलग नहीं है बिल्कुल भी। अब देखिए, इन्होंने हम मुकदमा दायर कर दिया, मुकदमा कहाँ गया, एसडीएम के यहाँ, है ना, एसडीएम के यहाँ गया। देखो जमीन से रिलेटेड मुकदमे कभी भी जज नहीं देखता है, आप बिल्कुल भी इस गलत फहमी में मत रहना कि जज दिख रहे हैं तो जज देखते होंगे। जो तहसील लेवल होता है उस पर जज नहीं देखते हैं, उस पर कौन देखते हैं, पीसीएस अधिकारी देखते हैं। आईएएस अधिकारी से नीचे वाली रैंक होती है पीसीएस अधिकारी, ठीक है, पीसीएस अधिकारी देखते हैं। तहसील लेवल पर पीसीएस अधिकारी देखते हैं, जिले लेवल पर डीएम अधिकारी देखते हैं, डीएम मतलब आईएएस अधिकारी देखते हैं, ठीक है। तो तहसीलदार यहाँ पर मुकदमा गया, अब एसडीएम आदेश देगा, जो भी वहां का एसडीएम होगा जो मुकदमा देखेगा वो आदेश देगा कि भाई, तहसीलदार को आदेश देगा कि भाई तुम इसके खेत की
नाप देखो कि जो खेत है वो सच में मैट तोड़ी गई है या नहीं तोड़ी गई है। ठीक है, अब तहसीलदार खुद नहीं जाएगा, क्योंकि एक तहसील में 100-150 गांव होते हैं। 100-150 गांव, अब 100-150 गांव के लिए तो हर मतलब 4-5 झगड़े हो जाते होंगे कम से कम। तो वो तो बेचारा पूरे दिन खेती नापने में रहेगा। तो उसने क्या, तहसीलदार क्या करता है, तहसीलदार ये काम देता है पटवारी को या कानून को या लेखपाल को, मतलब एक ही होता है इन सबका। ठीक है, इनको ये काम देगा कि भाई तुम जाओ और इसके खेत की नाप करो, है ना। अब हर गांव का एक अलग पटवारी होता है। ठीक है, मैं जब भी नाम लूंगी इससे रिलेटेड इन सारे नामों को नहीं लूंगी, केवल पटवारी को लूंगी, क्योंकि पटवारी ही आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है ज्यादा। ठीक है, ज्यादा बार जो यूज किया गया पटवारी यूज किया गया है। तो पटवारी को जो पटवारी होता है वो हर गांव का एक अलग पटवारी होता है। और पटवारी एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास गांव के सभी खेतों का लेखा जोखा होता है। ठीक है, पटवारी एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको पता होता है कि इस गांव में कौन सा खेत किसका है। और उसको कैसे पता चलेगा कि कौन सा खेत किसका है, क्योंकि पटवारी के पास पूरे गांव का नक्शा होता है ना। उसके पास खसरा होता है और उसके पास खतौनी होती है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा हम इसके बारे में भी जान लेते हैं, खसरा और खतौनी क्या होता है। आपके बुक में दे रखा है, एक मिनट में आपको दिखा देती हूँ। आपको लगेगा पता नहीं क्या उटपटांग चल रहा है मैम का। देखिए दिख रहा होगा ना आपको, खसरा लिखा हुआ। देखियो खसरा क्या होता है, खसरा होता है कि जो पटवारी होता है ना, पटवारी के पास हर गांव के हर टुकड़े का विवरण होता है कि ये जो खेत है ये किस व्यक्ति का है और इस खेत में कौन सी फसल हो रखी है। ठीक है, उसमें किसके पास विवरण होता है, पटवारी के पास होता है। इस खेत में किसकी फसल हो रही है, ये होता है खसरा, है ना। इस खेत में कितने पेड़ हैं, कितने कुएं हैं, कितने बोरिंग हैं, ये सब वो हर 6 महीने में अपडेट करता है, क्योंकि हर 6 महीने में फसल चेंज हो जाती है। मेन जो फसल होती है वो दो ही होती है, एक तो रबी की फसल और एक खरीफ की फसल, है ना। मेन दो होती हैं, बीच वाली जो होती है वो खीरा ककड़ी इस तरह की फसलें ले लेते हैं बीच में, लेकिन जो मेन होती है वो दो होती हैं। तो इसका ब्यौरा हर 6 महीने में चेंज होगा। हर 6 महीने में फसल चेंज होगी तो हर 6 महीने में खसरे का विवरण चेंज होता है। और इस विवरण को लिखने का काम किसका होता है, पटवारी का होता है, जो कि हर गांव का एक अलग पटवारी होता है। ठीक है, हर गांव का अलग पटवारी होता है, तो पटवारी लिखता है कि किसके खेत में कौन सी फसल होती है। ठीक है, मैंने बता दिया आपको खसरा के बारे में। अब हम देखेंगे खतौनी। खतौनी क्या होता है, कई सारे लोग जानते भी होंगे खतौनी के बारे में और कई सारे लोग नहीं जानते होंगे। खतौनी होती है कि जो खेत है, कोई भी खेत, वो किस व्यक्ति का खेत है, उस खेत का नंबर कितना है। जैसे आपने देखा होगा हर जो घर होते हैं उनके नंबर डले होते हैं, हर घर का नंबर होता है। ठीक है, नंबर प्लेट होती है, नेम प्लेट पे लिखा होता है ना कि मकान नंबर ये है। शहर में तो सबके होते हैं, गांव में किसी किसी गांव में होते हैं मकान नंबर और किसी किसी गांव में नहीं, डले नहीं होते हैं, लेकिन ऑन द पेपर होते हैं। ठीक है, जो पटवारी वगैरह होते हैं उनको पता होता है कौन कौन से का नंबर कौन सा है। तो जो खतौनी होती है उसमें क्या होता है, नंबर डला होता है, उस खेत का नंबर होता है, पता होता है कि कितने बीघा जमीन है, ये कितने हेक्टेयर है या बीघा है, वो लिखा होता है और उस व्यक्ति का नाम होता है। ये किसमें होता है, ये होता है खतौनी में। खतौनी क्या होती है, एक तरह से रिकॉर्ड होती है हर तहसील में, हर उस व्यक्ति की जो खेती करता है। ठीक है, कि उसका कितना खेत है और कौन सा नंबर का खेत है और क्या है। क्योंकि ऐसे ओरली याद रखना तो बहुत मुश्किल काम है ना, कि इतने सारे खेत है, हर गांव में बहुत सारे खेत होते हैं, तो बेचारा पटवारी कहां तक याद रखेगा, पटवारी भी भूल जाएगा, क्योंकि हर पटवारी के भी थोड़े थोड़े दिन में ट्रांसफर होते रहते हैं, 2-2 3-3 साल में। अब जब नेक्स्ट पटवारी आएगा तो उसे 2-3 साल तो याद करने में ही लग जाएंगे कौन सा खेत किसका है। तो ये सब क्या होता है, रिकॉर्ड होता है पटवारी के पास। जब वो ट्रांसफर होकर जाएगा तो वो दूसरे पटवारी को दे के जाएगा, जो पटवारी ट्रांसफर होकर आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, ट्रांसफर का मतलब होता है बदली। आज ये काम कर रहा है, 2 साल बाद फिर इसको दूसरे गांव में भेज दिया और इसकी जगह अब दूसरा व्यक्ति काम करेगा। ठीक है, तो उसके पास क्या होता है, खसरा होता है, यानी कि फसल का विवरण जिसमें लिखा जाता है। हर 6 महीने में ये चेंज होता है कि इस खेत में क्या क्या फसल हुई है और इसमें कितने कुएं हैं, कितने पेड़ हैं, सब कुछ का विवरण। ठीक है, और ये तो हो गया आपका खसरा। और आपकी खतौनी में क्या होता है, नंबर लिखा होता है कि ये कौन सा खेत है, किस व्यक्ति का खेत है और इसके पास
खेत का कितना बड़ा टुकड़ा है, ठीक है। अब वो कहीं हेक्टेयर में लिखा होता है, कहीं बीघा में लिखा होता है, कहीं एकड़ में लिखा होता है, सब जगह अलग अलग लिखा होता है। तो जिसके यहाँ जैसे लिखा होता होगा, पटवारी के यहाँ वो रिकॉर्ड मिलेगा आपको, ठीक है। और होता है पूरे गांव का नक्शा, ठीक है। वो नक्शा निर्धारित करता है कि इस गांव में इतनी सारी जमीन है, ये इस व्यक्ति की है, ठीक है ना। ये सारा काम किसका होता है? पटवारी का। और पटवारी को इतने सारे नामों से जाना जाता है। अब देखिए, जब सूचना आई कि जब एसडीएम ने बोला तहसीलदार को कि भाई इनके जो खेत है इनकी वो देखिए कि किसका क्या हिसाब है ना, किसका खेत कितना है, किसका खेत कितना है। अब ये सारी बात किसके पास आई? पटवारी के पास आई। पटवारी जाएंगे खेत पर, जिस भी मतलब जो रघु है और मोहन है उनके गांव के जो भी पटवारी होंगे वो जाएंगे गांव में, उनकी जमीन को नापेंगे। अब देखो, पटवारी किसानों के खेतों का रिकॉर्ड, खेतों के नक्शे, ये सब रखता है, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया। खेतों को जिराब से नापा जाता है, जिराब से नापा जाता है। और जिराब क्या होता है? जिराब होती है लोहे की जंजीर, ठीक है। पहले देखो स्केल वगैरह नहीं चलते थे इतने ज्यादा, अब तो मार्केट में हर चीज मिलने लगी है ना। पहले इतनी ज्यादा नहीं चलती थी, तो जो पहले से ही मतलब बहुत पुराने जमाने से ही उन्होंने एक अपना पैमाना टाइप का बना रखा था। वो किसकी थी? लोहे की जंजीर से बना रखा था, ताकि वो जल्दी से खराब ना हो और बहुत सालों तक चले, ठीक है। तो उस लोहे की जंजीर को क्या बोलते हैं? जिराब बोलते हैं। वो उसकी लंबाई कुछ होती होगी अपने हिसाब से, जिस हिसाब से खेत नपते होंगे, इतनी इतनी या इससे भी बड़ी होती होगी। तो उससे वो नापते होंगे कि इतना, उसमें खसरा में और खतौनी में देखते होंगे ना पटवारी कि इसका खेत इतना था, अब एट ए टाइम इसका इतना है या नहीं है, ठीक है। अब ये चीज हो गई। अब जमीन के, अब हम ये देखेंगे कि जमीन का जो रिकॉर्ड है ये रखता है, जो पटवारी लगता है जमीन का रिकॉर्ड रखता क्यों है भाई? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो हर जमीन का रिकॉर्ड रखता है पटवारी, ठीक है। वो आपकी बुक में लिखा है, मैं 1 मिनट में आपको बता देती हूँ कि एक किसान दूसरे किसान से जब जमीन खरीदता है, ठीक है, जब एक किसान दूसरे किसान से जमीन खरीदेगा तो कैसे पता चलेगा कि ये जमीन इसी की है ना। अब वो अपने मुंह से बोल दे कि ये सारी जमीन मेरी है, तो ऐसे थोड़ी ना होगा। जो उसके पेपर भी तो होने चाहिए। जब हम उसको पैसे देंगे तो हम पूरा प्रूफ लेंगे ना कि वो खेत उसका है, वो झूठ तो नहीं बोल रहा है। और अगर वो 5 बीघे बता रहा है तो जो खेत है वो सच में 5 बीघे है, कभी कम तो नहीं है। तो ये ऐसा हम कैसे जानेंगे? इस रिकॉर्ड से ही, ठीक है। और ये रिकॉर्ड कहाँ मिलता है? हमें पटवारी के पास मिलता है। एक किसान अपनी फसल दूसरे को बेचना चाहता है, तो जो फसल बिकती है वो कैसे बिकती है? जैसे भूस भी बिकता है, जो गाय भैंस खाती है चारा, वो भी बिकता है। तो वो कैसे बिकता है? बीघा के हिसाब से बिकता है, ठीक है। तो पटवारी से हम नक्शा लेके देख सकते हैं कि किसके पास कितने बीघे जमीन है या क्या है, ठीक है। एक किसान को अपनी जमीन में कुआं खोदने के लिए बैंक से ऋण लेना है। अब मान लीजिए किसी के पास 5 बीघा जमीन है, ठीक है, 5 बीघा जमीन है, उसको क्या करना है? अब उसके बीज खाद के पैसे नहीं है, तो उसको ऋण लेना है, यानी कि लोन लेना है। तो लोन लेने के लिए वो क्या जाएगा? बैंक में जाएगा। और बैंक वाले कहेंगे कि भाई अगर आपने पैसे नहीं दिए तो उसके तौर पे आप कुछ गिरवी रखिए यहाँ। तो वो क्या कहेगा? भाई मेरी 5 बीघे जमीन है, इसको रख लो, अगर मैं आपको पैसे वापस नहीं दूंगा तो आप मेरी जमीन जब्त कर लेना, ठीक है। ऐसा होता है। अब वो उसकी जमीन रख लेगा, तो बैंक वाले को कैसे पता चलेगा कि इस आदमी की कितनी जमीन है? क्या पता वो आदमी 5 बीघे जमीन बोल रहा है, नहीं हो उसकी मौके पे 5 बीघे जमीन हो, 1 बीघे जमीन हो, जबकि उसने ले लिए 1 लाख रुपए। अब जमीन की कीमत ही नहीं है इतनी, पैसे ज्यादा ले लिए, तो बैंक को घाटा हो जाएगा। तो बैंक क्या करता है? पहले बैंक पटवारी से जांच ले, नक्शा लेता है कि सच में इस व्यक्ति का इतना बड़ा खेत है या नहीं। और अगर है तो ठीक है, फिर उसको वो लोन दे देता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है ना कि रिकॉर्ड कितना काम आता है, किसी भी खेत का रिकॉर्ड कितना काम आता है। तो पटवारी कितनी हेल्प कर रहे हैं लोगों की रिकॉर्ड रख के, है ना। एक किसान अपने खेतों के लिए खाद खरीदना चाहता है। अब देखिए, जब खाद खरीदने जाएगा या बीज खरीदने जाएगा, कैसे पता चलेगा कि इतने बड़े खेत में कितना बीज डालना है या कितना खाद डालना है, पौधे को कितना पोषण देना है ना। तो उसको पता होना चाहिए कि हमारा जो खेत है वो 5 बीघा है, और जो बीज खाद मिलते हैं ना, जो खेत में डालते हैं, वो किसके हिसाब से मिलते हैं? वो बीघा के हिसाब से मिलते हैं। यानी कि 1 बीघा में इतना अनाज डाला जाएगा, तब उससे फसल तैयार होगी। या इसको फसल को
कीड़ों से बचाने के लिए इतने कीटनाशक डाले जाएंगे, तो 1 बीघा में लगभग इतना डलेगा, तो ज्यादा कम नहीं डलता है ना, क्योंकि दवाई ज्यादा खा लोगे तो भी आपको नुकसान करेगी और कम खाओगे तो आपका बुखार नहीं उतरेगा, है ना। तो ये क्या है, संतुलित लेना पड़ता है, तो इसलिए पता होना चाहिए कि खेत किसका कितना है। एक किसान अपनी जमीन अपने बेटों या बेटी में बांटना चाहता है। अब मान लीजिए एक किसान के पास 5 बीघा जमीन है और उसके 4 बच्चे हैं, तो उसको बांटना है ना। तो कैसे बांटेगा, तो वो देखेगा अपना खेत का रिकॉर्ड, वो सबके घर के जो कागज होते हैं ना खेत के वगैरह के, वो सबके घर में होते हैं, वो सब पटवारी से लेके रखते हैं पहले से ही, और उन सबके पास रिकॉर्ड होता है। आजकल ये रिकॉर्ड पटवारी से लेने की जरूरत नहीं है, ये सब ऑनलाइन हो गया है। ऑनलाइन आप जाइए और कहीं भी जाके कंप्यूटर से निकलवा लीजिए, वो आपको खसरा भी निकाल के दे देगा, वो आपको खतौनी भी निकाल के दे देगा, मतलब ये प्रूफ दे देगा कि आपका जो खेत है वो इतना बड़ा है और खेत का नंबर ये है। जैसे मकान नंबर होता है वैसे खेत नंबर होता है। तो आपको समझ आ गया ना कि रिकॉर्ड रखना कितना ज्यादा जरूरी है खेतों का। और आजकल ये सब चीज ऑनलाइन मिलती है, तो हर व्यक्ति पटवारी से जाके नहीं पूछता है कि मेरे खेत कितने हैं कितने नहीं है, वो क्या करते हैं ऑनलाइन निकाल लेते हैं और उसके हिसाब से जो वकील होते हैं वो उनका जो केस होता है वो सॉल्व कर देते हैं कि भाई इतना, जैसे मैंने अभी बंटवारे का बताया कि 5 बीघे जमीन है उसके पास और 4 बच्चे हैं, ठीक है ना, तो 4 बच्चों में वो कैसे बटेगी, 1.25 बीघे आ जाएगी, ठीक है। तो ये काम कौन देख के बताएगा, ये वकील देख के बताएगा, वो बांट के बता देगा और बाद में सिग्नेचर कौन करेंगे, एसडीएम साहब कर देंगे, काम पक्का, ठीक है। तो चारों बच्चों को इतना इतना बट जाएगा। अब देखिए हम बात कर रहे थे किसकी, मोहन की और रघु की, ठीक है। अब एसडीएम साहब ने बोला कि तहसीलदार साहब आप इसका पता करो कि सच में मेड़ काटी गई है या नहीं, यानी कि बाउंड्री इसने खिसकाई है रघु ने या नहीं। अब ये तहसीलदार ने बोला पटवारी से, क्योंकि ये इनके अंडर में काम करते हैं, कि पटवारी जी आप जाओ और खेत को नाप के आओ। पटवारी जी गए खेत को नापने, खेत को नापा तो पटवारी जी ने पाया कि वाकई में, क्योंकि पटवारी के पास पूरा रिकॉर्ड है, खेत का नंबर भी है, संख्या भी है, कितने बीघे जमीन है, उसकी लेंथ कितनी है, सब कुछ है उनके पास, ठीक है। तो उन्होंने अपने रिकॉर्ड में देखा कि इसके रिकॉर्ड में मोहन का खेत इतना है, जबकि जो दिख रहा है, जो मैट दिख रही है वो मतलब कम जगह दिखा रहा है। जो वास्तविक में जब उन्होंने जाके देखा तो खेत छोटा था, जबकि उन्होंने पेपर में देखा तो खेत बड़ा था, ठीक है। यानी कि इसका खेत वैसे 5 बीघे खेत है पेपर में, और अगर उन्होंने यहाँ पे जाके देखा तो इसका खेत कितना था, 4 बीघे खेत था। तो अब ये नाप के आएंगे, अब गलती किसकी निकलेगी इसमें, रघु की निकलेगी, ठीक है। रघु, क्योंकि रघु ने गलती करी है, रघु ने अपना खेत बड़ा कर लिया है। अब ये रिपोर्ट अपनी देंगे तहसीलदार साहब को, तहसीलदार देंगे एसडीएम साहब को, और एसडीएम साहब फैसला सुनाएंगे कि हाँ ये मैट तोड़ी गई है, और उसके अब इस रघु को दोबारा से मैट हटानी पड़ेगी। पुलिस वाले आएंगे, पुलिस के सामने ये चीजें होगी, पुलिस वाले आएंगे, फिर दोबारा पटवारी जी आएंगे और खेत को नापेंगे और दोनों का बराबर बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये तो बात होगी लड़ाई झगड़े की। कई बार क्या होता है, मालिक गांव में नहीं रहते हैं, तो कई कई लोग उनकी जमीन खुर्चते रहते हैं, आसपास से होता है, लोगों कुछ सनक होती है लोगों को कि हम मैड बढ़ा के अपना खेत बड़ा कर लें, और कभी उनको मालिक को पता चलता है तो बाद में वो ठीक करवाते हैं अपने खेत को, ठीक है। तो इस तरह से चीजें चलती हैं। तो आई होप कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया। अब आप ये कहेंगे कि मैम ने ये तो छोड़ दी पूरी, है ना, तो मैं इनको 1 मिनट में बता देती हूँ, आपको ज्यादा देर नहीं लगेगी, 1 मिनट लगेगी। देखो मैंने ये आपको बता दिया कि पुलिस थाने का क्षेत्र क्या होता है, ठीक है, यानी कि हर गांव का जो क्षेत्र होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी किसी भी थाने में जाके रिपोर्ट लिखवा सकता है, नहीं, सबके लिए फिक्स होते हैं, और उनके आसपास ही कोई थाना होगा उसमें ही आप रिपोर्ट लिखवा सकते हो। सेकंड है आपका पुलिस थाने में होने वाला काम। मैंने आपको बता दिया क्या हुआ था, वो गया थाने में गया था, उसने बोला कि दरोगा जी मेरी रिपोर्ट लिखो। उन्होंने बोला कि ठीक है हम तुम्हारी रिपोर्ट लिखेंगे, पहले हम हवलदार को भेजेंगे कि एक्चुअल में ये लड़ाई हुई थी, आपको मार पिटाई, आपके साथ मार पिटाई हुई थी या नहीं हुई थी, ये पूरी कार्रवाई किसने करी थी, पुलिस ने करी थी। तो ये मैंने समझा दिया। अब देखिए, अब तीसरा पॉइंट था राजस्व विभाग का काम। राजस्व विभाग के काम के अंतर्गत आ गया आपका ये सारा, ये मैंने अभी बताया है ना आपको, ये सारा बिल्कुल जैसे मैंने बोला है, ये पूरा की पूरा आपको बुक में मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत आप भी कर लीजिए, मैं भी बहुत मेहनत कर रही हूँ, आपको बहुत सारे तथ्य इकट्ठे करके लाई हूँ। देखो ये वाला जो है ये आपको खुद पढ़ना पड़ेगा,
और आपको पूरा समझ में आ जाएगा, बिल्कुल मैंने ऐसे की ऐसे ही पढ़ाया है। ठीक है, देखो एक आपके इसमें लिखा हुआ है नया कानून। नया कानून क्या है? नया कानून है, पहले क्या होता था, 2005 से पहले क्या होता था, मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 5 बीघे खेत है, और वो जो खेत है वो केवल उस पर जो अधिकार होता था, किसी आदमी के पास 5 बीघे खेत है, अगर उसके 2 लड़के हैं तो वो जो खेत है वो दोनों लड़कों में बटेगा। ठीक है, फिर उसके भी दोनों लड़कों में बटेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, किसी आदमी के पास 5 बीघे खेत है और उस आदमी की मृत्यु हो जाती है, बाद में उस आदमी के पास 2 लड़के हैं, तो वो जो खेत है 5 बीघे, वो 2.5-2.5 बीघा खेत उन लड़कों को मिल जाता है। लेकिन उस आदमी की जो विधवा है ना, उसका कोई हिस्सा नहीं होता। वो क्या करती थी, वो बेचारी एक एक रोटी के लिए मोहताज हो जाती थी। अब लड़कों का मन है वो उसको रोटी दे, लड़कों का मन है वो उसको रोटी ना दे। तो ये नियम था पहले। और क्या नियम था कि लड़कियां खेत के हिस्सेदार नहीं थी। अब जैसे कोई आदमी है, उसके कोई लड़का नहीं हुआ, संतान उसके लड़का नहीं हुआ, उसके 2 या 3 या 4 लड़कियां ही हैं, तो क्या होता था, उस व्यक्ति की जो जमीन है महिलाओं को नहीं दी जाएगी। किसको दी जाएगी? उस लड़की, उस आदमी के भाई को या भतीजों को मिलती थी, जो एक तरह से उन बच्चियों के साथ क्या हो जाता था, अन्याय। तो 2005 में ये चीज समझी गई कि भाई ये तो एक तरह से अन्याय है औरतों के साथ, कि औरतों को भी हिस्सा मिलना चाहिए बराबर का। ठीक है, तो 2005 में ये नियम आया। नियम का नाम है हिंदू अधिनियम धारा 2005। ठीक है, ये उसका नाम है नए नियम का। और उसके तहत क्या कर दिया गया कि उस व्यक्ति के जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़कियां हैं, उस व्यक्ति के जितने भी बच्चे हैं और उस व्यक्ति की जो विधवा है, उस सब में बराबर बटेगा। मान लीजिए एक आदमी है, उसके 2 लड़के हैं, एक लड़की है और एक उसकी वाइफ हो गई। ठीक है, अब उस आदमी की मृत्यु हो जाती है, अब उसके पास 5 बीघे जमीन थी, तो कैसे बांटेंगे उसको? 1.25-1.25 बीघे जमीन सबको बढ़ जाएगी। 1.25 बीघे जमीन उस आदमी की विधवा को मिलेगी, 1.25 बीघे जमीन उस आदमी के लड़के को मिलेगी, 1.25 बीघे जमीन उस आदमी के दूसरे लड़के को मिलेगी, और 1.25 बीघे जमीन उस आदमी के तीसरी लड़की को मिलेगी। ठीक है, तो सब में, चारों में कैसे बढ़ जाएगी? 1.25-1.25 बीघे जमीन बढ़ जाएगी, है ना। तो ये कब आया नियम? 2005 में आया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। और हर राज्य, मतलब 2005 में ये सभी राज्यों में लगभग लगभग लागू हो गया था, लेकिन अब दोबारा से इसमें चेंज हुआ है, वो एनसीईआरटी में नहीं दिया है। ठीक है, एनसीईआरटी में बस इतना ही दिया है। अगर आपसे पूछा जाएगा 2005 में क्या नियम आया था, क्या नया नियम था, तो आप बताएंगे कि पिता की संपत्ति में सभी बच्चों का बराबर का अधिकार है, चाहे वो लड़की है या लड़का है, और चाहे वो उसकी विधवा है। ठीक है, विधवा मतलब उसकी पत्नी है, तो सबका अधिकार क्या है? बराबर बराबर है। तो तब से ये परंपरा चलने लगी, क्या औरतों के नाम भी जमीन ट्रांसफर होने लगी। अब नियम में थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा है, और ये जो नियम था ये केवल हिंदुओं पर लागू हो रहा था, मुस्लिमों पर नहीं लागू हो रहा था। धर्म के हिसाब से अलग अलग नियम थे। अब एक नया नियम आया है, अभी हाल फिलहाल में ही आया है, यूसीसी। ठीक है, ये क्या आया है? यूसीसी आया है। इस नियम के तहत क्या है कि जो भी नियम है वो सभी के लिए समान है। सभी के लिए समान का क्या मतलब है? जैसे हिंदुओं में केवल एक शादी कर सकते हो, लड़का है या लड़की है, उसी तरह से मुस्लिमों में भी एक ही शादी कर सकते हो, और सिखों में, मतलब जितने भी लोग रह रहे हैं भारत में, किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के, इससे कोई मैटर नहीं है, सबके लिए क्या है? नियम एक है। यूसीसी क्या है? सबके साथ भेदभाव को खत्म करके नियम एक बना दिया गया है। सभी लोग एक मतलब स्कूल में जो यूनिफॉर्म चल रही है उसके अकॉर्डिंग कपड़े पहनेंगे। ठीक है, जो 3 तलाक का मामला है वो भी इसीलिए ही खत्म किया गया है धीरे धीरे। मतलब जो अलग अलग नियम चल रहे थे उन सबको हटा के एक नियम ला दिया गया है कि जो भी नियम बनेगा, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम ये कहेंगे कि हमारे यहाँ नहीं चलेगा, हमारी परंपरा अलग है। ऐसा नहीं है कि हिंदू ये कहेंगे कि हमारे यहाँ नहीं चलेगा क्योंकि हमारी परंपरा अलग चलती आ रही है। तो ऐसा नहीं चलेगा, सबके लिए जो नियम होगा बराबर होगा, और वो आया है यूसीसी। इसी के तहत बहुत सारे नियमों में बदलाव हुए हैं, और हाल फिलहाल में गांव में ये नियम भी आया है कि कोई व्यक्ति मर जाता है, उसमें उसके सभी बच्चों को बराबर का अधिकार है, लेकिन अगर लड़की की शादी हो गई है तो वो उस जमीन में अधिकारी नहीं है। ठीक है, मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसके 2 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं। ठीक है, 4 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं, 4 बच्चे हैं उसके, और उस आदमी की मृत्यु हो जाती है, तो उस जमीन में कितने हिस्सेदार होंगे? जिस लड़की का, एक लड़की का विवाह हो गया है
तो जिस लड़की का विवाह हो गया है अब उसका इस जमीन से कोई मतलब नहीं है। अब वो जमीन किसमें बटेगी? जिस लड़की का विवाह नहीं हुआ है उसमें, उसके दोनों भाई में और उसकी माता में। ठीक है, मतलब उनकी जो मम्मी है बच्चों की, उसमें, उन चारों में ये खेत बटेगा, है ना। तो जिसका विवाह हो जाएगा उसको नहीं मिलेगा, और विवाह के बाद अगर विधवा हो जाती है महिला तो फिर उसको प्रॉपर्टी मिलती है, क्योंकि विधवा जो होगी वो कैसी होगी? असहाय होगी। मतलब जैसे कुंवारी लड़की है उसके पास आजीविका का साधन नहीं है, वैसे ही वो विधवा वाली लड़की हो जाती है, या डाइवोर्स हो गया है तो भी उसको अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। ठीक है, तो आपको कैसी लगी ये वीडियो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जरूर से वीडियो को लाइक करना है। जो भी फ्रेंड आपके एनसीईआरटी पढ़ने में इंटरेस्टेड है प्लीज मेरी वीडियो को उनके साथ शेयर कर देना। वीडियो बहुत मेहनत से बनाती हूँ, कंटेंट को बिल्कुल आपको लो से और अपर तक लेके जाती हूँ, तो प्लीज सपोर्ट कीजिए। बहुत कम सपोर्ट कर रहे हैं आप, ना के बराबर सपोर्ट कर रहे हैं, इतनी ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी ना तो आप लाइक कर रहे हैं ना कमेंट कर रहे हैं। प्लीज प्लीज सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।